सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम ज्योग्राफी के सोर्सेज से बात करेंगे। उसके बाद 2024 में जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके डिटेल सोल्यूशन करेंगे और एक एक क्वेश्चन के सोर्सेज देखेंगे कहाँ से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले सोर्स से बात करते हैं। तो ये कॉमन सोर्सेज है एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 की। और 12th की जो बुक लें आप वो अपडेटेड बुक लें, आप देख लें कि वो अपडेटेड है कि नहीं है, पुरानी बुक है। क्योंकि अपडेटेड में क्या होता है कि डेटा सारे चेंज होते रहते हैं, तो लेटेस्ट वाली ही बुक लें। और मेरी अगर राय माने तो क्लास 11 और 12 है, क्लास 11 की जो दो बुक है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, आप उसको अगर तमिलनाडु बोर्ड की दो बुक है क्लास 11 की उससे रिप्लेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है काफ़ी हॉलिस्टिक मैनर में और कलरफुल बुक कवर किया है। मैं इस वीडियो के बाद क्या करूँगा कि अपने टेलीग्राम पे वो दोनों बुक अपलोड कर दूँगा PDF, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार देख लें। और मैं एनसीईआरटी का भी अपडेट कर दूँगा। उसके बाद आ जाते हैं ज्योग्राफी का। अगर प्री प्लस मेंस मेरे से अगर कोई पूछा जाए कि दोनों के लिए कोई एक बुक, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा PMFIS की बुक। ये काफ़ी अच्छे मैनर में कवर किया है। इसने क्या किया है कि हर टॉपिक में PYQ को भी ऐड करके दिया गया है। और ये काफ़ी एनसीईआरटी का ही समरी समझ लो कि इसमें दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप अगर एक बुक खरीदने जाओ तो PMFIS की बुक खरीद लो। उसके बाद हम यूट्यूब सोर्सेस बात करते हैं। तो यूट्यूब सोर्सेस में एक अमित सेन गुप्ता नाम की चैनल है। उन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी का समरी बहुत ही अच्छे मैनर में, और एनिमेटेड है उनका वीडियो, लेकिन वो इंग्लिश में लेक्चर लिया है उन्होंने, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर प्री प्लस मेंस की बात करें तो राज तालनी मैम है, एक मुरनाल पटेल के चैनल पे उनका लेक्चर है, आई थिंक 58 वीडियोज़ है। तो वो क्या है, प्री प्लस मेंस को कवर किया है बहुत ही अच्छे मैनर में। तो वो वीडियो थोड़ी पुरानी है तो आप उसे ज़रूर देखें। तो ये दो यूट्यूब सोर्सेज हैं काफ़ी अच्छे। नेक्स्ट चलते हैं 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आप डिटेल सोल्यूशन और सोर्सेज देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है ज्योग्राफी का, आप इसे पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। ये हीट बजट से क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी से। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, द एटमॉस्फेयर हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सीधा उल्टा। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा हीट मिलता है एटमॉस्फेयर को, ठीक है, तो ये उल्टा था। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्वर ऑफ वेब रेडिएशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ से आंसर हमारा निकल के आता है D, ठीक है। ये आप देखेंगे जो चैप्टर है सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस टेम्परेचर, एनसीईआरटी का वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 की बुक, वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है स्टेटमेंट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट इक्वेटर इज़ मच ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू पोल। ये सही है। आप अगर देखेंगे थिकनेस जो ट्रोपोस्फियर का होता है वो इक्वेटर पे लगभग 18 किलोमीटर के आसपास होता है और पोल पे ये 8 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, एट इक्वेटर हीट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन। करेक्ट, सॉरी यहाँ करेंट होगा, टाइपिंग मिस्टेक था, सॉरी इसके लिए। तो ये भी सही है और ये एक्सप्लेनेशन है किसका, स्टेटमेंट 1 का। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या निकल के आता है, A। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका सोर्सेज देख लीजिए आप। चैप्टर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, तो वहाँ से उठा के डायरेक्ट पूछा है स्टेटमेंट। ये रहा इसका डिटेल सोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं। आप डिटेल सोल्यूशन नोट ना करें, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे ज्योग्राफी के सारे बुक्स तमिलनाडु बोर्ड और एनसीईआरटी भी दे दूँगा, और ये भी PDF आप लोग को वहाँ पे दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वोल्केनिक इरप्शन से इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से प्रोडक्ट वोल्केनिक इरप्शन से मिलते हैं। तो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस ये भी मिलता है, एस एंड डस्ट मिलता है, नाइट्रोजन कंपाउंड भी मिलता है, सल्फर कंपाउंड भी मिलता है। तो इसके आंसर हो गए D, टोटल ऑल, ठीक है। तो यहाँ से देख लें, ये क्या इंटीरियर ऑफ अर्थ देखेंगे चैप्टर जो फिजिकल ज्योग्राफी है, वहाँ से सीधा ये स्टेटमेंट उठा के पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4th क्वेश्चन है, ये आइसोथर्मल मैप से क्वेश्चन पूछा गया है जनवरी मंथ का। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है, आइसोथर्म डेविएटेड टू नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड साउथ ओवर द कंटिनेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि नॉर्थ साइड में देखेंगे कंटिनेंट बहुत ज़्यादा है
सॉरी मतलब लैंड मास बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण काफ़ी डेविएट होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करेंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द आइसोथर्म बेंड टुअर्ड द नॉर्थ। तो ये गलत है, यहाँ कोल्ड करेंट नहीं है। ठीक है, वार्म करेंट होगा, यहाँ पे वार्म ओशियन करेंट होगा। ठीक, तो इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ देख लें। ये भी एनसीईआरटी के ही चैप्टर से उठा के दिया है, सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर से। ये मैप रहा, आप देखेंगे नॉर्थ साइड में काफ़ी डेविएट करता है, और साउथ साइड में देखेंगे कि ये बहुत कम पैरेलली ही जा रहा है। आप देखेंगे ये वाला साउथ साइड में, क्योंकि यहाँ लैंड मास कम है, और नॉर्थ साइड में देखेंगे लैंड मास बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5th पे। ये क्वेश्चन करेंट से पूछा गया है, कोकोआ प्रोडक्शन से, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आंसर इसका सी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन मैप से पूछा है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का, जो आप देखेंगे उसमें ड्रेनेज सिस्टम करके एक चैप्टर है, तो उसमें रिवर का मैप दिया हुआ है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में, मतलब रिवर को सजाना है। तो पहला है घाघरा, दूसरा है गोमती, तीसरा है गंडक, चौथा है कोसी। तो आइए मैप देख लेते हैं। यहाँ पे मैप है, देखिए यहाँ पे है गोमती। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे घाघरा रिवर आ गया, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे गंडक है, उसके बाद यहाँ पे कोसी है। तो क्या हुआ सीक्वेंस में, गोमती, घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी। तो हमारा आंसर क्या आया, बी। ठीक है, तो ये भी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो क्लास 11 की बुक है, ड्रेनेज सिस्टम, उसी चैप्टर से उठा के पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं 7th नंबर। ये वेदरिंग ऑफ रॉक से क्वेश्चन पूछा गया है, उससे रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक। दूसरा है रेनफॉल वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। तीसरा है रेनफॉल वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आप केमिकल वेदरिंग पढ़ेंगे, ये वहाँ से स्टेटमेंट उठा के पूछा है, तो इसका आंसर होगा बी। आप देखेंगे रेनफॉल जो है वो हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्रोवाइड करता है, जिससे कि डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक पॉसिबल है। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट है, और बोथ आर एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो ये भी इसका चैप्टर देख लीजिए, जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो एक चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी का, आई थिंक 4th चैप्टर है, तो वहाँ से उठा के पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे नॉर्थ सी जो है, ठीक है, तो नॉर्थ सी में देखेंगे रशिया का कोई बॉर्डर मैच नहीं होता है, तो ये ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गया। उसके बाद फिनलैंड भी मैच नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं एक बार मैप, तो यहाँ से आंसर हमारा ओनली 2 आता है। तो ये देखिए नॉर्थ सी का मैप है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे यूके है, यहाँ पे जर्मनी है। ठीक है, और ये डेनमार्क, ये नॉर्वे, रशिया से कोई लेना देना नहीं, स्वीडन इधर है। ठीक है, तो मैप, अगर आप मैप देखेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ से नॉर्वे, और यहाँ से लेके आप चले जाएंगे नीचे तक, नीचे मेडिटेरियन सी को जो भी कंट्री टच कर रहा है, वहाँ से आप फिर मिडिल ईस्ट से आप उठ के आएंगे। उस एरिया से हर साल एक ना एक क्वेश्चन उठा के पूछता है मैप में, तो आप उस एरिया को बहुत ही अच्छे से कवर करें मैप में। मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि वहाँ उस एरिया को आप कवर कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाए। इस बार भी 2 क्वेश्चन पूछा है मैप से, वहाँ से। ये वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके कुछ मतलब मुझे डायरेक्ट सोर्सेस एनसीईआरटी में नहीं मिले, मुझे बस इसका मिला है कि ये मालवा रीजन में नर्मदा रिवर से बनता है। सॉरी, ये मालवा रीजन में नहीं है, धौंधर वाटरफॉल मालवा रीजन। ठीक है, ये आई थिंक सॉरी, धौंधर वाटरफॉल जो है नर्मदा रिवर से बनती है, लेकिन ये अमरकंटक मतलब जबलपुर से, मतलब वहाँ से बनता है। तो ये ऑप्शन पहला हमारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ये जो आपने कभी ये जोगफॉल जो वाटरफॉल है उसी का दूसरा नाम है, ये वेस्टर्न घाट है, लेकिन ये कर्नाटका से निकल के आती है। ठीक है, जिसका नाम है शरावंती रिवर। आई थिंक देख लेते हैं डिटेल सोल्यूशन। हाँ, शरावंती रिवर जो कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, हंद्रू फॉल यहाँ देखेंगे, ये सुबर्णरेखा, ठीक है, रिवर से
उसके बाद नर्मदा रीजन से नर्मदा ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेटू से, ठीक है। और धौंधर वाटरफॉल बनाती है कहाँ पे, जबलपुर में। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिर्फ ये वाला वाटरफॉल पहला, दूसरा और तीसरा नहीं दिया है। बस इसके बारे में दिया है कि सुबर्णरेखा रिवर के बारे में दिया है कि मैप में आप देख लें। तो यहाँ से बस एक ही ऑप्शन सही है, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ये जो माउंटेन है वोजेस, ये सेंट्रल एशिया में नहीं है, ये यूरोप में है, तो ये गलत हो गया। और ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन है। उसके बाद आल्प्स माउंटेन के बारे में, आल्प्स माउंटेन रेंज के बारे में बात करते हैं, तो ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ये तमिलनाडु बोर्ड में आप देखेंगे फोल्ड माउंटेन का मैप दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। तो इसमें बताया गया कि कौन कौन सा फोल्ड माउंटेन कहाँ कहाँ पे है। तो आप इस मैप को नोट कर लीजिएगा देखने के लिए। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड फोर्थ ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर, ये वाटर वेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ गैस द अमाउंट विच इज़ डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, ठीक है, पहला। दूसरा, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम एट पोल, तो ये गलत है, पोल पे बहुत कम होते हैं, सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे होता है, और ये डिक्रीज़ होता रहता है एल्टीट्यूड के साथ। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो गया ओनली वन। डिटेल सोल्यूशन यहाँ देख लेते हैं। ये इंडियन फिजिकल नहीं, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर से उठाकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये डिक्रीज़ होता है विथ एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी ये क्लाइमेट टाइप पूछ रहा है कि एनुअल और डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर इज़ लो। उसके बाद प्रिसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। उसके बाद प्रिसिपिटेशन 50 से 250 के बीच में होता है सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है डी, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ये आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज वाला, वर्ल्ड क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज एक चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी में। वहाँ से डायरेक्ट उठा के पूछा है मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट से। तो ये देख लीजिए, यहीं से सारा स्टेटमेंट उठा के डाला है। ये मैं डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कोरियोलिस फोर्स से पूछा गया है। इसमें दिया है, पहला स्टेटमेंट ये है, एक सेकेंड। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है इट इज़ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इट इज़ मैक्सिमम एट पोल एंड एब्सेंट इन इक्वेटर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ से बोथ स्टेटमेंट राइट, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का सेम चैप्टर एटमॉस्फेयर फेरिक सर्कुलेशन वेदर सिस्टम से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के नेक्स्ट चलते हैं। ये 21 जून से पूछा गया है कि कहाँ किस एरिया पे मोर देन 12 आवर से ज़्यादा दिन होता है, सनलाइट होती है। तो आप ये देखेंगे एनसीईआरटी के मैप में दिया हुआ है कि 21 जून में नॉर्थ पोल जो है वो टिल्टेड होता है सनलाइट की तरफ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्टली पैरेलल टू द सनलाइट होता है। और आर्टिक रीजन जो नॉर्थ पोल में होता है, वो यहाँ पे क्या होता है कि 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए दिन हो जाता है, मतलब लगभग लाइट रहती है पूरे 6 मंथ। तो यहाँ से दो ही आंसर आता है। और इक्वेटर पे भी सनलाइट 12 आवर से कम होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे भी सनलाइट 12 आवर से कम होती है। तो हमारा आंसर निकल के आता है 2 और 4। ये देख लीजिए मैप, यहाँ से सनलाइट डायरेक्टली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। और ये रीजन पूरा देख रहे हैं आप, आर्टिक रीजन है, यहाँ पे पूरा ही सनलाइट आपको दिख रहा है। तो ये मैं आप लोगों को दे दूँगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये फिजिकल ज्योग्राफी से ही पूछा है, सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर से चैप्टर से उठा कर डायरेक्ट पूछ दिया है मैप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये स्टार से रिलेटेड पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार जाइंट स्टार हैव ग्रेट रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साइज़ पे डिपेंड करता है लाइफ स्पैन। अब जाइंट स्टार का साइज़ देखेंगे बहुत बड़ा होता है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये अपनी एनर्जी क्विकली यूज़ करते हैं। तो ड्वार्फ स्टार की लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा बिलियंस ईयर में जाती है, और इनकी लाइफ स्पैन मिलियंस ईयर या 1000 ईयर्स में जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है कि जो जाइंट स्टार होते हैं
उनका न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आता है डी। यहाँ पे ये मैंने मैप दिया है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इधर, आप लाइफ स्पैन उसका बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और आप आगे जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनका न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब घटते चला जाएगा ये मैप में। तो ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसका कोई सोर्स मुझे पता नहीं चला। खैर खैर मतलब मेरे पास ये बस मेरे नोट्स में ये सिर्फ फ़ोटो था, तो इसके एग्जैक्ट सोर्सेस मुझे नहीं पता चला है। खैर, तो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार कितना ही था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।